लॉरेंज कर्व की, ठीक है ना, लॉरेंजेस। लॉरेंज कर्व, लॉरेंजेस कर्व। अब जब हम लॉरेंजेस कर्व की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। बेसिकली इट इज टू अंडरस्टैंड द इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। समाज में असमानता को समझने के लिए या उसके आकलन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए करते हैं? टू एस्टिमेट और टू कैलकुलेट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी। आय असमानता की वजह से जो सामाजिक असमानता आती है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो हम अध्ययन किसका कर सकते हैं? आय असमानता का कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि एक ये 45 डिग्री के एंगल पे एक ग्राफ बन गया, ठीक है, क्लियर। इधर हो गया इनकम, इधर हो गया पॉपुलेशन, क्लियर। अब यदि 45 डिग्री के पास है तो इसका मतलब ये परफेक्ट इक्वालिटी है। क्या है? परफेक्ट इक्वालिटी, शुद्ध समानता। क्यों? क्योंकि सबकी इनकम एक जैसी है। एक व्यक्ति की इनकम 1 रुपए, 2 व्यक्ति की इनकम 2 रुपए, 3 व्यक्ति की 3 रुपए, 100 व्यक्ति की 100 रुपए, मतलब सबके पास बराबर बराबर है, इसलिए इसको हम 45 डिग्री बना देते हैं, ठीक है। लेकिन यदि एक ही व्यक्ति के पास सारी इनकम हो जाए तो यहां आ जाएगा इनकम सारी, व्यक्ति कितना? एक। ये क्या है? परफेक्ट इनइक्वालिटी है। एक ही व्यक्ति के पास सारा पैसा है और बाकी लोग गरीब पड़े हुए हैं। यही होगा ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अमीरों के पास 10%, अमीरों के पास 90% है, कहते हैं ना। अभी तो एलन मस्क ने और कमाल कर दिया, 174 देशों से ज्यादा तो उसके पास इनकम है अकेले। तो ये इनइक्वालिटी है। तो जब हम कर्व देखते हैं तो कर्व ऐसा होता है अक्सर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इतने लोग नीचे हैं, ये ऊपर तो जाने ही, क्योंकि कंप्लीट है, एक्यूमुलेशन है ये, टोटल मनी विद द टोटल पर्सन, यही होता है ना। तो जितना ज्यादा ये नीचे की ओर होगा उतना ज्यादा इनइक्वालिटी होगी, प्री में यदि क्वेश्चन आता है तो। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी, देखो सबसे नीचे है तो कंप्लीट इनइक्वालिटी है, थोड़ा सा ऊपर है तो इनइक्वालिटी अभी भी है। यदि हम इसको कहें ए और इसको कहें बी, तो किसमें इनइक्वालिटी कम दिख रही है? बी में इनइक्वालिटी कम दिख रही है, दिख रही ना। तो कभी आपको लिखना पड़े कि गरीबी है, इसका मतलब इनइक्वालिटी है। हम लॉरेंजेस कर्व वहां पर बनाए और ये बताएं कि हमको इधर से इधर जाना पड़ेगा, यही है ना। किधर से किधर जाना पड़ेगा? नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, तभी हमारे यहां इनइक्वालिटी कम होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। तो जब इस तरह की बातें आती हैं आपके सामने तो हम कहते हैं इनइक्वालिटी। ये लॉरेंज कर्व से पता लगता है। तो लॉरेंज कर्व क्या है? आपके सामने एक कर्व बना के दे दिया उन्होंने, 3 कर्व बना दिए, 4 कर्व बना दिए, या एक ही में 4 लाइनें खींच दी, एक बी सी डी, और कहा ये बताइए किसमें इनइक्वालिटी ज्यादा है, या इनइक्वालिटी को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम से बनाइए। या वो इनइक्वालिटी पूछने के बजाय उन्होंने कहा इक्वालिटी बताओ और तुम इनइक्वालिटी याद करके बैठे हो। तो देखो, इसमें इक्वालिटी ज्यादा होगी, इसमें इक्वालिटी कम होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इससे आते। इसी तरह से एक होता है गिनीज कोफिशिएंट। क्या होता है? गिनीज कोफिशिएंट, GINNI एपोस्ट्रोफी एस, गिनीज कोफिशिएंट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गिनी गुणांक। क्या बोलते हैं? गिनी गुणांक। ये तुमको अभी बता रहा हूं क्या होता है। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम लॉरेंजेस कर्व बनाते हैं, और जब हम स्टैटिस्टिकल करते हैं, सांख्यिकी मतलब संख्या में निरूपित कर रहे हैं कि हमारे असमानता कितनी है, तो हम क्या बताते हैं? फिर हम गिनीज गुणांक कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो गिनी कोफिशिएंट होता है ये 0 to 1 होता है, ठीक है, 0 to
1 होता है। अब जब हम कहते हैं कि जब 0 होता है तब कंप्लीट इक्वालिटी है, तब क्या है, कंप्लीट इक्वालिटी है। और जब 1 होता है तो कंप्लीट इनइक्वालिटी होती है। थोड़ा सा मैं समझाता हूं, एक ग्राफ बना देता हूं। दिस इज इक्वालिटी एंड दिस इज इनइक्वालिटी। समझाना पड़ेगा मुझे, समझ लो। यही एक व्यक्ति जिसके पास सारा पैसा है, ठीक है। तो गिनीज कोफिशिएंट क्या कहता है, वो कहता है एरिया अंडर दिस एंड एरिया अंडर दिस, इसको निकालो। तो इसके अंडर में एरिया कितना हो गया, क्यों भाई, इसके एरिया में अंडर एक्स मान लो, इसके अंडर में एरिया कितना है 0। ये तो लाइन ही है ना, इस लाइन का तो कोई एरिया होगा नहीं। -0 अपॉन एक्स, ये कितना हो गया, ये कंप्लीट इनइक्वालिटी का मॉडल हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा सोचो, यदि हम अब इसका एरिया और यही लाइन है इसी का एरिया, तो क्या होगा, इसका एरिया x, इसी का एरिया -x अपॉन x, तो क्या हो जाएगा ये 0 अपॉन x इज इक्वल टू 0। ये कंप्लीट इक्वालिटी है। आगे देखो, यदि हम, तो एक तो इसका एरिया x और इसका एरिया क्या होगा, x माइनस ए होगा, होगा कि नहीं होगा, ए कम है इसमें, -x माइनस ए अपॉन x इज इक्वल टू x माइनस एक्स प्लस ए अपॉन x। तो x ये जो हमारा है, ये a अपॉन एक्स आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, प्लस ए अपॉन एक्स। तो प्लस ए अपॉन एक्स जो है, ये सीधी सी बात है, ए छोटा है एक्स बड़ा है, तो ये 1 से कम होगा, होगा ना। तो जितना ज्यादा ए की वैल्यू होती जाएगी, जब वो एक्स के बराबर हो जाएगा तो बहुत गड़बड़ है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमको कोशिश करनी है कि ए की वैल्यू हम कम करें। तो ए की वैल्यू कम कैसे होगी, हम यहां लेके आ जाएं, यहां लेके आ जाएं और ऊपर चले जाए, ये ए की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो हमारा गिनीज कोफिशिएंट एक नंबर है। तो आपको यदि अभी नहीं तो अभी तो रट लो कि 0 to 1 होता है, 0 कंप्लीट इक्वालिटी, 1 कंप्लीट इनइक्वालिटी, और एक लॉरेंजिस कर्व होता है, गिनी कोफिशिएंट होता है। काम तुम्हारा चल जाएगा एमपीपीएससी में। लेकिन जब मेंस लिख रहे होगे ना, तो हमको 1-1.5 नंबर ज्यादा चाहिए होते बाकी स्टूडेंट से, तब वहां पर हम ये ग्राफ बना देते हैं। रटना नहीं है, हम एक नहीं 100 ग्राफ बना देंगे इसी पे, बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। और अब आपका काम क्या है, अब आप सिर्फ गूगल करिए यूएसए, ब्रिटेन, इंडिया, इवन चाइना भी ले लो, ठीक है। बगल वालों से मजे लेने हो तो पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, ठीक है। मजे लेने हो तो भाई आप पड़ोसी पड़ोसी भी से भी तो हम तुलना करते हैं। और यदि इंडिया में देखना हो तो इंडिया में आपको देखना पड़ेगा, एक तो महाराष्ट्र, यूपी, आप अपने लिए एमपी, और बहुत पिछड़ा हुआ बिहार और उड़ीसा, इनको देखिए। सिंपल सा, मतलब यदि आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा ना कि गिनी कोफिशिएंट कहां पर क्या है, और डाल दो आप 2025 26, डेटा यदि मिल जाएगा तो अपने को मिल जाएगा। एक तो ये हो गया, मतलब हम अब देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रीजनल बेसिस पर इनइक्वालिटी इक्वालिटी कितनी है। लेकिन यदि हम और देखें कि भाई इंडिया में 2012 और 2026, दिस इज टेम्पोरल, ये क्या है, टेम्पोरल।
पहला क्या था? रीजनल, पहला क्षेत्रीय था। अब क्या है? टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पोरल? टेम्पोरल मींस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसी से बना है टेम्पररी, कम समय के लिए होता है। टेम्पोरल का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय, समय के आधार पर। तो 2012 में, 2026 में, या 1947 में और 2026 में, या 1950 में और 2026 में, ये तुम्हारे पास बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब तुम उत्तर लिख रहे हो और क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई हमारे यहां असमानता एक बड़ी समस्या के रूप में उभर के आई है। ठीक है, इसके कारणों पर प्रकाश डालिए और इसको सुधारने के लिए सुझाव दीजिए। तो कारण भी सब बता दोगे, सुझाव भी सब बता दोगे ना। 4 पॉइंट कारणों के, 4 पॉइंट सुझाव के, तो हम तुमको ऐसे मतलब ABCD करके बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे। लेकिन जब आपसे बात होती कि भाई जरा डेटा भी तो दे दें, भाई 1950 में कितना था, 2026 में कितना है, टेम्पोरल, यूपी में कितना है, बिहार में कितना है, मध्य प्रदेश में कितना है, रीजनल, यूएस में कितना है, चाइना में कितना है, इंडिया में कितना है, रीजनल। तो अपने देश का तो हम टेम्पोरल भी देखेंगे और बाकी देशों के साथ हम रीजनल देखेंगे। देखेंगे नहीं देखेंगे, बाकी प्रदेशों के साथ रीजनल देखेंगे। तो जब आप यूपीएससी देखते हो तो आप इंटरनेशनल देखते हो, लेकिन उसमें भी ये देखा जाता है कौन सा राज्य में कम असमानता है और किस राज्य में ज्यादा असमानता है। क्योंकि जो असमानता होती है, जो इनइक्वालिटी होती है, इसका नुकसान क्या होता है? पावर्टी, गरीबी। नुकसान क्या होगा? डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज टू पीपल, भेदभाव युक्त अवसर मिलते हैं। जिसके पास ज्यादा, उसके पास अवसर हैं, जिसके पास है ही नहीं, वो बहुत दिमाग होने के बावजूद इंडस्ट्री नहीं खोल सकता है, पैसा कहां से मिलेगा? होगा। क्रिमिनलाइजेशन युवाओं में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मेंटल डिसोनेंस एंड ड्रग एडिक्शन, आदमी बड़ा परेशान रहेगा, मानसिक रूप से समस्याग्रस्त, और ड्रग पर निर्भरता बढ़ जाएगी उसकी। वो ड्रग लेने लगेगा, बोले हमसे तो जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा यार, यही कर लो, चलो खाओ पियो मस्त रहो, वो दवाई खा करके भाग लेगा। अल्कोहलिज्म बढ़ जाएगा। तो ये सब क्या चीजें, ये सब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं इनइक्वालिटी के। होगा कि नहीं होगा? तो जब भी आप लिखते हो किसी चीज को, तो इतनी सारी चीजें और चाहिए होती है। ये तो 2 शब्द है जो हमने बता दिए, लॉरेंजेस करो एंड गिनीज कोफिशिएंट। लेकिन जरा तुम इसको देखो कहां कहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप मध्य प्रदेश में ही देखो, इंदौर और झाबुआ, इंदौर और ऑलमोस्ट भोपाल, सिमिलर कंडीशंस में। इतने डेटा तुमको मिलेंगे नहीं, लेकिन देख तो सकते हो। देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? तो ये भी अपने को समझना है कि हम जब कुछ लिख रहे हैं तो कोई रीजन बैकवर्ड क्यों है, क्योंकि वहां पर इनइक्वालिटी ज्यादा है। कोई रीजन फॉरवर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर इक्वलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इनइक्वालिटी कम है। लेकिन यह भी है कि यदि एकदम ही बैकवर्ड है तो वहां पर इक्वलिटी बहुत ज्यादा है, इनइक्वालिटी कम है। मान लो कोई जगह है जहां पे सबके पास गरीबी है, खाना किसी के पास नहीं, सब बराबर है, तो वहां तो इक्वलिटी है ही बहुत ज्यादा, इनइक्वालिटी नहीं है। तो इसके एक्सेप्शनल पार्ट पे भी देखना पड़ेगा कि यार ऐसा भी होता है कि यदि बहुत गरीबी होती है तो इक्वलिटी भी ज्यादा होती है, लेकिन हम उस इकोनॉमी की तो बात नहीं कर रहे हैं। और इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है? अधिकारी बनने जा रहे हो ना, सरकार क्या कर रही है? तो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं ताकि इस इनइक्वालिटी को कम किया जा सके। जो गरीब है उनको हम सपोर्ट दे दें। तो चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो अंत्योदय अन्न योजना हो, चाहे वो घर दिए जाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो लोगों को पैसा हो ना हो लेकिन उनकी इलाज हो जाए, उसके लिए योजना चला दी 5 लाख 10 लाख तक।
कौन सी योजना है? आयुष्मान भारत योजना। तो आप देखो, हम कई बार जब किसी व्यक्ति को नहीं दे पाते, तो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं, जो राज्य प्रायोजित कार्यक्रम है, उससे हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि इनइक्वालिटी कम हो, यदि हम इकोनॉमिक के मॉडल पे देखें। लेकिन यदि हम देखें कि यदि किसी एक व्यक्ति के, जो समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जो बहुत गरीब समाज है, यदि उसको हम पॉलिटिकल स्ट्रीमलाइन कर दें, उससे हम एमपी बना दें, एमएलए बना दें, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से वो पूरा समाज ऊपर उठ सकता है, देख करके उनके लिए भलाई करेंगे। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दे देते हैं ताकि वो लोग आगे बढ़ जाएं, बिना पैसे के भी, चलो पढ़ाई के लिए तो मौका मिल जाएगा, आगे बढ़ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, हम उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो आप जरा सोचते हो, एक छोटी सी चीज जो आप पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स में, एक वर्ड है ये लॉरेंजेस कर्व, एक वर्ड है गिनीज कोफिशिएंट, लेकिन हम कहां कहां पर जोड़ेंगे? और ये यदि बढ़िया होगा, यदि इनइक्वालिटी कम होगी, तो जरा सोचो, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, शुरुआत में एग्रीकल्चर में बढ़ेगा, खेती बेहतर होगी, मॉडर्नाइज होगी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होंगे, अच्छी गुणवत्ता के बीज इस्तेमाल करेंगे, अच्छे उर्वरक इस्तेमाल करेंगे, सिंचाई ज्यादा दे देंगे। क्यों? क्योंकि अब हम ऊपर उठे, पैसा आया है। देन हमारे यहां पर यदि ये इसमें होगा, तो इससे सरप्लस होगा तो इंडस्ट्री होगा, इससे आगे बढ़ेगा तो सर्विस होगा। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, IAS, ठीक है, ये तेजी से ग्रो कर जाएगा, इट विल गेट सिनर्जी। एंड व्हाट इज सिनर्जी? सिनर्जी का मतलब होता है एक और एक 11 होना, ठीक है ना? सम ऑफ टू नंबर्स इज नॉट ऑलवेज अर्थमेटिक सम, इट मे बी मोर देन दैट व्हेन वी टॉक अबाउट इट। जैसे तुमको याद दिलाते हैं सिनर्जी का तुम्हें तरीका। एक आदमी के 4 बेटे थे, चारों आपस में बहुत झगड़ते थे। उस आदमी ने चारों बेटों को बुलाया और एक एक लकड़ी दी, बोले बेटा इसको तोड़ो, ने चट सबने तोड़ दी। अब उसने चारों को बांध दिया, बोले अब तोड़ो, चारों लग गए, चारों से मिलकर के भी नहीं टूटी। तो ये सिनर्जी है ना, चारों की पावर उन चारों की पावर से ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। तो इसको हम सिनर्जी बोलते हैं। कई बार जो आपकी दोस्ती होती है वो सिनर्जी करवाती है, एक और एक 11 बना देती 2 के बजाय, इसको हम सिनर्जी बोलते हैं। तो ये सिनर्जी हो जाएगी यहां पर, ये सब आगे बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि ऐसा होगा तो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छा होगा, मानव संसाधन विकास अच्छा होगा, हमारा आर्थिक विकास अच्छा होगा, और इसके अलावा हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो क्या बढ़ेगा? हमारे यहां पर सेविंग्स बढ़ेंगी, और सेविंग्स बढ़ेंगी तो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा। ये बड़ा सरल सी बात है। क्या क्या हो गया इससे? सेविंग्स, बचत बढ़ी, बचत बढ़ी तो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन बेहतर हुआ, पूंजी निर्माण। और जब पूंजी निर्माण बेहतर हुआ तो क्या हुआ? तो डेवलपमेंट एक्सपोनेंशियल कर्व बनना शुरू हुआ। क्या हुआ? डेवलपमेंट एक्सपोनेंशियल कर्व, DEC बोलते हैं इसको। ये डेवलपमेंट एक्सपोनेंशियल कर्व क्या है? इधर यदि आप लिखें कैपिटल फॉर्मेशन रेट, और इधर आप डेवलपमेंट लिखें, तो ये ऐसे होता है और ऐसे जाता है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, एकदम से ऊपर की ओर चल जाता है। ये E⁻X वाला कर्व यदि आप समझते हो तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व हो गया। तो यदि हम सिर्फ कर्व देख रहे हैं, लॉरेंजेस कर्व, तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा। गिनीज कोफिशिएंट देखा तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन जब तुम एग्जाम में कुछ लिख रहे हो और इनका इस्तेमाल कर रहे हो, और हम तो कहते हैं तुमको हम 10 20 50 पॉइंट्स देते हैं, इन 10 20 50 पॉइंट्स में से कोई भी 2 3 तुम अपने उसमें इस्तेमाल करो।
तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये हो गया लॉरेंजेस कर्व, ये हो गया गिनीज कोफिशिएंट। कैस्केडिंग इंपैक्ट का मतलब क्या होता है ये भी समझा देता हूं। एक वर्ड होता है कैस्केडिंग, कैस्केडिंग इंपैक्ट। यहां पर पानी लगातार गिरे तो इस जगह पे छेद हो जाएगा, यही कैस्केडिंग इंपैक्ट है। वो याद है ना, एक तुम लोगों ने पढ़ा होगा दोहा, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। अभ्यास करते रहो, जड़ मतलब कम बुद्धि वाला, मति मतलब बुद्धि, जड़ मतलब कमजोर बुद्धि वाला। जड़मत होत सुजान, सुजान मतलब बुद्धिमान हो जाता है। कैसे? रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। जब रस्सी किसी सिल पर चलती रहती है तो उस पे पत्थर पे भी निशान पड़ जाता। आप तो व्यक्ति हो। तो ये प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, यहां पर तुमको थोड़ी सी समझना पड़ेगा। अब आता है कुजनेट कर्व। इधर है इनइक्वालिटी, ठीक है, और इधर है इनकम। कुजनेट कर्व कहता है कि जब इनकम बढ़ती है तो शुरुआत में इनइक्वालिटी बढ़ती है और बाद में इनइक्वालिटी कम होती है। समझ गया मेरी बात को? जब इनकम बढ़ती है तब शुरुआत में इनइक्वालिटी बढ़ती है और बाद में इनइक्वालिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि जब इनकम बढ़ना शुरू होती तो पहले फायदा कौन लेता है? जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास कैपिटल है, लैंड है, वो उनको फायदा मिलता है। लेकिन धीरे धीरे वो फायदा ट्रिकल डाउन थ्योरी से नीचे के पास पहुंचती है। ट्रिकल डाउन थ्योरी, इसको बोलते हैं निस्यंदन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? निस्यंदन का सिद्धांत। मतलब जब किसी की इनकम बढ़ती है तो वो टपकती है नीचे की ओर, और वो नीचे वाले भी धीरे धीरे उससे पैसा कमाते हैं। इसको टपक सिद्धांत भी बोलते हैं, ट्रिकल डाउन थ्योरी है। मैंने एक दिन तुमको एग्जांपल दिया था इसका, कि तुम अभी अपने सारे काम खुद करते हो क्योंकि इनकम तो है ही नहीं। लेकिन जब तुम्हारी सैलरी पहली मिलेगी तुम सोचोगे यार घर में झाड़ू पोछा वाला तो कोई मिल जाए, फिर खाना बनाने वाला मिल जाए, फिर कार ड्राइवर मिल जाए, फिर सारा काम करने वाला मिल जाए, और फिर तुम अपना घर बनवाओगे तो खर्च करोगे मजदूरों पर। करोगे कि नहीं करोगे? तो आपकी इनकम धीरे धीरे नीचे जा रही कि नहीं जा रही है? और जब वो नीचे आएगी तो एक आदमी जो पहले घर बनाने में मजदूरी कर रहा था, वो हो सकता है कुछ दिनों बाद ठेकेदार बन जाए। ठेकेदार बन जाए तो उसके बाद 150 लोग उसके मजदूरी करने लगे। तो ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और इस तरह से ये इनइक्वालिटी कम होती जाती है। तो इनकम का बेहतर होना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जीडीपी भी बढ़ना चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? तो नेशनल इनकम से इसको जोड़ दो, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, होगा कि नहीं होगा? और जब इनकम बढ़ेगी तो टैक्स ज्यादा मिलेगा, इनकम बढ़ेगी तो कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स ज्यादा होगा, इनकम बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होगा, इनकम बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ज्यादा होगा, इनकम बढ़ेगी तो रीजनल डिस्पैरिटीज, आंचलिक विषमताएं कम होंगी, इनकम बढ़ेगी तो ह्यूमन रिसोर्सेस में बेहतरी आएगी, इनकम बढ़ेगी तो जेंडर डिस्पैरिटी कम होगी, इनकम बढ़ेगी तो ओवरऑल सिस्टम जो है इंप्रूव कर जाएगा और इसीलिए तब इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। यही बात कुजनेट्स कर्व कहता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये हमने कुजनेट्स कर्व बताया तुमको जब तुमसे हमने कहा कि भाई चलो इसको समझा जाए। लेकिन यदि इसी को हम एनवायरमेंट में ले लें तो वो कहते हैं
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और पोल्यूशन, सेम कहानी है। वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे शुरुआत में पोल्यूशन बढ़ता है और बाद में पोल्यूशन कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो जाती है तो वो खुद भी पोल्यूशन को कम करती है। दिस इज व्हाट वी से कुजनेट्स कर्व फॉर एनवायरमेंट। कुजनेट्स कर्व फॉर एनवायरमेंट। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब आप सोचो कि तुम यदि एनवायरमेंट लिख रहे हो, इकोलॉजी लिख रहे हो, तो उसमें इसको यूज कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्योंकि हर एक आदमी, कई बार आपने देखा होगा, वो विरोध करता है टेक्नोलॉजी का। उसको लगता है टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारा रोजगार छिन जाएगा, टेक्नोलॉजी आएगी तो हमको ये नुकसान हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता में टेक्नोलॉजी आने से इंप्रूवमेंट भी होता है इनकम में, और एनवायरमेंट में भी बेहतरी आती है। आती कि नहीं आती है? होता है। पहले इंडस्ट्री में मार धुआं चिमनियों से निकलता था, अब हमने उसको ट्रैप करना शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी आ गई। और ट्रैप ही नहीं शुरू कर दिया, पहले बड़े बड़े फॉसिल फ्यूल चलते थे, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते थे, उसमें धुआं उड़ता था और आसपास के सारे जगहों पे काली छा जाती थी, कोयला गिरता था और लोग वहां पे मार सांस की बीमारी से ग्रसित होते थे, फेफड़े की बीमारी होती थी और लोग मरते थे, सब होता था। लेकिन अब हमने कहा नहीं, ट्रैप करो उसको वहां पर। ट्रैप किया उन्होंने, और ट्रैप किया तो नीचे गिरा, नीचे गिरा तो उसको निकाला। हमने कहा इससे यार सीमेंट जैसी चीज है ये, और इससे जरा बनाओ ईंटें, तो उससे ईंट बनाई गई, ब्रिक बिल्डिंग हो गई। उसके हम लैंड फिलिंग में यूज करने लगे साइट्स में। तो कितना काम हो गया। हमारा टेक्नोलॉजी बेहतर हुई तो हमारी प्रोडक्शन बेहतर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बेहतर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ी, और हमने उसको वहीं पर ट्रैप कर लिया। तो जो उसका रेजिड्यूज हैं, जो पहले एनवायरमेंट में जाते थे, हवा में जाते थे और लोगों को परेशान करते थे, चाहे वो PM10 हो, चाहे PM2.5 हो, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 10, वो सब धीरे धीरे कम हो गए और हम अपना बेहतर हैं बेहतर के नहीं है। तो उसको कहां कहां पर हम यूज कर रहे हैं। तो देखो, एक दिन में तुमको वो सब चीजें नहीं पता चलती है, इसके लिए हमको कुछ दिनों तक लगातार तुम्हें बताना पड़ेगा कहां कहां पर क्या क्या हो रहा है। तो तुमको नहीं लगता है हमारा डिफेंस सिस्टम अच्छा होगा? होगा डिफेंस? होगा कि नहीं होगा? हमारा R&D में ज्यादा पैसा जाएगा, R&D में पैसा जाएगा तो इनोवेशन ज्यादा होगा, इनोवेशन ज्यादा होगा तो न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे, न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन हमारा बेहतर होगा। होगा कि नहीं होगा? इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगा। कहां पर हम जोड़ देंगे तुमको नहीं अंदाज। तो आपको भी इसी थॉट प्रोसेस को धीरे धीरे इनकलकेट और डेवलप करना है। क्योंकि यदि तुम ऐसे नहीं करोगे ना, तो तुम्हें क्या लगता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत कठिन है, सिर्फ रटना तो है। हम क्या करें तुमको बताओ। अब तुमको नहीं लग रहा कुजनेट्स कर्व रटने के बजाय तुमको लग रहा है कुजनेट कर्व तो कुछ है नहीं, हमको बाकी याद रखना है। कुजनेट कर्व तो याद हो ही जाएगा, लॉरेंज कर्व तो याद हो ही जाएगा, गिनीज कोफिशिएंट तो याद हो ही जाएगा, एंजल्स कर्व तो याद हो ही जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई तो याद हो ही जाएगा। फिलिप्स कर्व, और फिलिप्स कर्व समझाने के लिए हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं। PHILIPS, फिलिप्स। देखो, तुम बेरोजगारी पढ़ते हो, तुम इन्फ्लेशन पढ़ते हो, तुम वेजेस पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, वेजेस, मजदूरी। अब ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, है रिलेटेड कि नहीं है? कैसे रिलेटेड है, इसको जानने के लिए हमारे पास एक फिलिप्स कर्व होता है। अब तुमको हम पहले छोटा सा एग्जांपल देते हैं। तुमको घर में काम करने के लिए 4 मजदूर चाहिए, ठीक है? तुमको पता है मजदूर कहां मिलते हैं? हर शहर में 2-4 जगह होती हैं जहां सवेरे सवेरे मजदूर पहुंच जाते हैं कि आज काम मिल जाएगा हमको, काम में चले जाएंगे हम, ठीक है? और वहां पे एक दो पोहे की दुकानें, एक दो जलेबी की दुकानें रहती हैं। वो मजदूर एक का अखबार में
पोहा और जलेबी खा रहे होते हैं, एक बंदा पहुंचता है कि भाई काम करोगे? हाँ काम करेंगे। कितने पैसे लोगे? अब जरा समझना, यदि वहां पर 400 मजदूर बैठे हों और जो वहां पे पहुंच करके मजदूर लेने वाले तुम अकेले हो, ठीक है, तो क्या बाबूजी जो हो वो दे देना, आप तो क्या आपसे मोल भाव करें? समझ गए? आपसे क्या मोल भाव करना, आप जो हो वो दे देना, आप जैसा समझोगे वैसा दे देना। मतलब अनएम्प्लॉयड ज्यादा हैं, डिमांड कम है, तो मजदूरी कम हो गई कि नहीं हो गई? वेजेस कम हो गए ना, कि नहीं हो गए कम? आप कहोगे हम 200 रुपए देंगे, अरे बाबूजी जो दे देना आप दे देना। यही फिलिप्स कर्व है, यही फिलिप्स कर्व है, बाकी कुछ नहीं है। अब आप पहुंचे और दो बैठे हुए हैं सिर्फ, बाकी सब जा चुके हैं काम पे। मैं कहा दो ही लोग हो? बोले हाँ दो ही लोग हैं। बोले यार घर पे काम करना है, कितने पैसे लोगे? बोले साहब अभी तक तो हम 2000 लेते थे, आप 1500 दे देना एक आदमी के एक दिन के। अरे इतने कैसे, 400-500 तो लगते हैं। बोले 400-500 वाले फिर आप ले लो जा करके। अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो वेजेस बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? अब तुम्हें तो करवाना है काम। यही फिलिप्स कर्व है। हायर द अनएम्प्लॉयमेंट लोअर द वेजेस, हायर द एम्प्लॉयमेंट हायर द वेजेस। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो वेजेस कम होंगी, और यदि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो वेजेस भी ज्यादा होंगी। ये समझ लो, होगा कि नहीं होगा? तो बेसिकली इट इज अ ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ कर रहा है ना वो। अकेले बैठा हुआ है, अकेले ही बैठा है, तुम गए वहां पे, काम करना है। बोले काम क्या है? बोले काम ये कि हमको घर पे साफ सफाई करवानी है। बोले हाँ देख लो कर देंगे। कितने पैसे लोगे? आप तो 2000 दे देना, खाना साथ में। क्या हो गया ये? एम्प्लॉयमेंट है ना, पूरा मार्केट में एक भी बेरोजगार दिख ही नहीं रहा तुम्हें, तो पैसे ज्यादा मांगेगा। ट्रेड ऑफ कर रहा है वो, कर रहा है ना ट्रेड ऑफ। और यदि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो तुम ट्रेड ऑफ कर रहे हो, वो कह रहा 1000 रुपए, बोले 200 रुपए लोगे? कर रहे हो ट्रेड ऑफ के नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना। यही फिलिप्स कर्व है, इसको बना लो फिलिप्स कर्व को। इधर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट लिखते हो और इधर वेजेस लिखते हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? वेजेस कम हो रहा है, हो रहा है कम। इधर अनएम्प्लॉयमेंट मैंने लिखा, एम्प्लॉयमेंट लिख देंगे तो उल्टा हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रहा है तो वेजेस कम हो रही हैं, और यदि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो वेजेस बढ़ रही हैं। दिस इज ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस। क्लियर? अब आप जरा देखो, तुमको हम एग्जाम्पल देते हैं। इंडिया में वेजेस कम है कि नहीं है? है ना वेजेस कम? वेजेस कम है ना? क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। आदमी सोचता है नौकरी कोई मिल जाए यार, कैसे मिल जाए, इतने मिल जाए आगे चल करके बढ़ जाएगी, हम कुछ कर लेंगे, सोच सोच करके वो काम करता है। और यदि वही यूएसए चले जाओ, तो यूएसए में जो, मैंने तो इंडियन कम्युनिटी वहां पर देखी है जाकर के, तो वहां पे कई बार कुछ लोग जो हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और दोनों बोथ वर्किंग है, ठीक है, और जब दोनों ही वर्किंग हैं तो क्या होगा?
तो वो कहते हैं कि चलो घर में यार किस दिन रोटी बनवा लो, क्योंकि रोटी बनाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, और कुछ स्नैक्स बनवा के रखवा लो, नमकीन बनवा लो, खुरमे बनवा लो, ठीक है ना, वो कुछ भी बनवा लो, ठीक है ना, नमक पारे बनवा लो, शक्कर पारे बनवा लो, ये सब टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके लिए वो किसी को बोल देते हैं कि आप आ जाइए आंटी, बना दीजिए। वो आंटी आती हैं, $25 पर आवर पे। कितने पे? $25 पर आवर। आप मान लो अभी तो आजकल 94 पॉइंट समथिंग पे है, एक 100 मान लो, तो $2500 घंटे पे आती हैं वो। 2 घंटे काम किया, 5,000 लिए, चले गए। 5,000 लिए और गए। आप खुश हो गए, कम से कम काम नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट कम है, और इसलिए आप $25 पर आवर दे देते हो। दे दिया कि नहीं दे दिया? दे दिया ना। इंडिया में किसी बाई को बुलाओ, बोले ये बना दो, कितने पैसे लोगे? अरे आप दीदी कुछ भी दे देना। $200 पर डे पे तो पूरा काम कर देगी। $6,000 महीने में, $10,000 महीने दे दो तो खुश हो जाएगी। और यदि कहीं तुमने $15,000 महीना दे दिया, तो सवेरे शाम तक तुम्हारे यहाँ काम करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? क्यों? क्योंकि और भी काम करने वाले लोग हैं जो कहीं पे भी आ जाएंगे। तो $500 रोज, मतलब आप सोचो, वहां पर तो 10 दिन का काम 2 घंटे में पैसा लेके गई वो। गई कि नहीं गई? गई ना। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम है, क्योंकि लोग भी कम है। तो वहां पर क्या होगा? ये होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और जब जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज्यादा गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आएंगे। जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतनी ज्यादा यदि इनकम हो रही है तो कैपिटल फॉर्मेशन भी ज्यादा होगी। मतलब हर चीज जुड़ गई फिलिप्स कर्व से, कि नहीं जुड़ गई? हमें बहुत जोड़ने की जरूरत है नहीं। हो गया कि नहीं हो गया? तो जब आप फिलिप्स कर्व पढ़ते हो तो मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए इतना अच्छा ये है कि तुम कहीं पर, अब तुम हमारी कहानी से तुमको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहानी इंपॉर्टेंट थी ना, कि चौराहे पे गए, मजदूर खड़े हैं, दो ही खड़े हैं, तुमको चाहिए दोनों। तुम सोचते यार 200-400 क्या मुंह देखना, इससे काम ले लो यार। ट्रेड ऑफ किया ना तुमने, कुछ ज्यादा पैसे दिए अपने जेब से, और ये 400 खड़े हैं वहां पर, तो क्या होगा? तो आप कहोगे आज मौका ठीक है, साले कल लिए थे 1,500, आज 300 देंगे, आओ तुम, करना है कि नहीं करना है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होगा ना। तो आपको नहीं लगता ये डिमांड एंड सप्लाई जैसी तो चीज है हमारे पास? है कि नहीं है? है ना। होगा ना। तो आप जरा सोचो कि जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास इसमें बड़ी सरल सी बात दिख रही है। ये ट्रेड ऑफ है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस, बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस। और जैसे जैसे वेजेस बढ़ती जाएंगी तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? और यदि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए हमको लिक्विडिटी कम करनी पड़ेगी। लोगों के जेब में उतना पैसा नहीं रहे, तो लिक्विडिटी कम करनी, तो बहुत सारे मेजर्स हैं हमारे पास है जिससे हम करवा सकते हैं उनसे। ठीक। फिर एक आता लाफर्स कर्व। एक बार ये ग्राफ और बता दे, तुम लोग साइंस वाले हो कुछ और वाले हो? देखो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो वेजेस नीचे आ रही कि नहीं आ रही है? यही तो बना हुआ है ये ग्राफ। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इधर लिखा क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। 400 है, तुम कहो $100 ले लो, दो बचे तो 2,000 मांग रहा वो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया।
बड़ा सरल सा ग्राफ है ये तो। अब आता है हमारा लाफर्स कर्व। ये भी यही हम पढ़ा चुके हैं तुमको। लाफर्स कर्व क्या है? इधर है टैक्स रेट और इधर है टैक्स कलेक्शन। याद आ गया? एक दिन बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको। अब याद आ गया कि नहीं याद आ गया? कि यहां तक तो ठीक है, इसके बाद क्या होगा? टैक्स इवेजन शुरू हो जाएगा। याद आ गया कि नहीं आ गया? यही लाफर्स कर्व है। ये लाफर्स कर्व है। तो सरकार को इस पे भी सोचना पड़ता है कि हम इतना टैक्स ना बढ़ा दें कि टैक्स चोरी हो जाए। भाई आदमी अपने लिए कमाता है ना। और इतना भी टैक्स ना बढ़ा दे कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, कहें यार इतना टैक्स देना पड़ रहा, अपने घर तो जा ही नहीं रहा, तुम काम कर क्यों रहे हैं, छोड़ दो। तो इन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्री बंद कर देते हैं, हमको नहीं जरूरत है ऐसे इतना टैक्स देने की। तो कितना ले ऑफ हो जाएगा? कितना ले ऑफ हो जाएगा सोचो जरा आप। जॉब से निकाल देना, ले ऑफ कर दिया, हजारों लोग एक साथ इंडस्ट्रीज निकल गए बाहर। तो टैक्स ज्यादा होगा तो ले ऑफ ज्यादा हो जाएगा, ले ऑफ ज्यादा होगा तो जितने एम्प्लॉयमेंट थे वो सब बेकार हो जाएंगे बेकार के नहीं। और वो लोग भी टैक्स दे रहे थे, तो इधर से भी टैक्स नहीं उधर से भी टैक्स नहीं, तो होगा क्या? अब उनको तुम्हें देना पड़ेगा। तो यदि ऐसा होता है कि टैक्स रेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो योर असेट वुड बी कन्वर्टेड इनटू लायबिलिटीज। जो तुम्हारे लिए असेट थे, जो कमा करके दे रहे थे सरकार को, वो लायबिलिटीज हो जाएंगे। उनको 5 किलो अनाज, 5 किलो चूना, पर ये खाना, दवाई, पैसा सब दे उनको यार फ्री में, क्योंकि ये तो अब बेकार हो गए गरीबों को यार। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमारे लिए ये रूल है कि हम टैक्स को उस लेवल पर रखें ताकि हमको टैक्स भी मिले और ले ऑफ भी नहीं हो, इंडस्ट्री नहीं बंद हो, लोग टैक्स इवेजन नहीं करें, देश आगे बढ़ जाएगा। तो लाफर्स कर्व सिर्फ ये कहानी नहीं है कि ये कहानी बना दी हमने। लाफर्स कर्व एक कंसेप्ट है जिसको आप टैक्स से जोड़ सकते हो, कैपिटल फॉर्मेशन से जोड़ सकते हो, सेविंग से जोड़ सकते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जोड़ सकते हो, मोर एम्प्लॉयमेंट से जोड़ सकते हो। कम है टैक्स रेट तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसको मिल रहा था 100 करोड़ रुपया, उसमें से वो 25 करोड़ रुपया टैक्स दे रहा था, अब उसको 100 करोड़ ही मिल रहा है, अब उसको टैक्स देना है 20 करोड़, तो 5 करोड़ रुपए से वो कुछ और एम्प्लॉयमेंट दे देगा कि यार चलो अभी अपने कमाई भले ही उतनी रह जाए लेकिन हम एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं यार, तो इससे हमको और ज्यादा कमाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो मैकेनाइजेशन ज्यादा करेगा, वो इनोवेशन ज्यादा करवाएगा, वो मॉडर्नाइजेशन ज्यादा कराएगा, वो स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके ज्यादा बेहतर काम करेगा। कितनी जगहों पे काम हो गया कि नहीं हो गया? वो अपने यहां के लोगों को ट्रेनिंग के लिए ज्यादा भेजेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे डेवलप होंगे, होगा। अलग अलग जगहों पर उसकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स खुलना शुरू हो जाएंगी। बैकवर्ड एरिया के लिए सरकार कोई पॉलिसी दे देगी कि यहां पर हम आपको ये पॉलिसी दे रहे हैं, यदि यहां पर आपको इंडस्ट्री खोलते हैं तो हम आपसे 20% के बजाय 15% ले लेंगे, हम आपको टैक्स हॉलीडे दे देंगे। टैक्स हॉलीडे मतलब हम टैक्स लेंगे ही नहीं आपसे इस बीच में 5 साल के लिए। कितने सारे काम हो गए। बैकवर्ड एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट हो गया, रीजनल डिस्पैरिटी कम हो गई, आंचलिक विषमताएं कम हो गई, पूरा देश समान रूप से डेवलप हो रहा है। ये क्या है? हर छोटी छोटी चीज कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में जाकर के जुड़ जाती। इकोनॉमिक्स इसीलिए घूमता रहता है। इकोनॉमिक्स वैसा नहीं जैसा तुम सोचते हो कि हमने रट लिया। इकोनॉमिक्स में आप थॉट प्रोसेस लो और वर्ड्स अपने को तैयार करो कि इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी हम कैसे यूज करेंगे। इतनी सी तो बात है, ये कोई बहुत बड़ा इशू थोड़ी नहीं है। तो जरा गौर करें हम कि हमने कहा कि स्ट्रेटजी ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट और स्ट्रेटजी ऑफ अनबैलेंस डेवलपमेंट, कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी होती है? विच स्ट्रेटजी इज गुड?
फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैलेंस डेवलपमेंट और अनबैलेंस डेवलपमेंट। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और समझना भी चाहिए तुमको। एक कोई बहुत अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी, फिल्दी रिच, एलेनोवा को समझ लो। उसके मान लीजिए 4 छोरे हैं, तो चारों को बेस्ट स्कूल, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट इकोसिस्टम देगा डेवलप होने के लिए। तो ये क्या है? बैलेंस्ड डेवलपमेंट मॉडल है ना, कि नहीं है? तो यदि कोई डेवलप्ड नेशन है तो बैलेंस्ड डेवलपमेंट मॉडल लेके चलेगा, सारे सेक्टर्स को वो डेवलप करेगा, एक साथ करेगा कि नहीं करेगा? और एक गरीब किसान है, उसके भी 4 छोरे हैं, तो वो क्या करेगा? पहले छोरे को ज्यादा पढ़ाएगा, लिखाएगा, बनाएगा, और बाकी बच्चे गांव के प्राइमरी स्कूल में फ्री में पढ़ रहे होंगे, निक्कर ऐसे संभाले हुए, क्योंकि निक्कर भी खिसक रही हो, पुरानी वाली दी हुई है उसको। ठीक है? तो पहला वाला 1 बीघा खेत भी बेचा उसने, उसको भेजा पढ़ने के लिए बाहर, वो बाहर पढ़ा, आईएएस बना। तो उसने दूसरे बच्चों को कहा, देख बेटा बड़ा भाई बन गया, अब तेरे ऊपर खर्च करता हूं मैं। उसको खर्च करा, दूसरा भी बन गया। अब दोनों भाइयों ने मिलकर के बाकी दोनों भाइयों को उठाना शुरू किया, और इस तरह से एक तरह से कहा जाए, जो 4 बच्चे 4 सेक्टर्स हैं, तो हमें पहले किस सेक्टर को डेवलप करना है, वो सेक्टर डेवलप होगा, फिर हम दूसरे पे ध्यान देंगे, फिर हम तीसरे पे ध्यान देंगे, फिर हम चौथे पे ध्यान देंगे, और फिर हम सब पे ध्यान देंगे। तो दोनों स्ट्रेटजीज ठीक है सजान साहब, है ना? दोनों स्ट्रेटजीज, हम किस लेवल ऑफ इकोनॉमी में है ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बैलेंस्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी ठीक है और अनबैलेंस्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी ठीक है, प्रोवाइडेड वी नो द रियल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे? तो इंडिया ने कौन सा मॉडल यूज किया शुरुआत में? इंडिया ने मॉडल किया अनबैलेंस्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। स्ट्रेटजी हमने क्या की? हमने पहले किया कि भैया फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, हमने कहा यार एग्रीकल्चर को बढ़ाओ, खाना तो चाहिए हमको। फिर दूसरे में हमने कहा कि यार इंडस्ट्री को बढ़ाओ, ताकि हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो, हम एक्सपोर्ट प्रमोशन कर सके, और नहीं तो कम से कम अपने देश में तो हम अपनी डिमांड को पूरा कर पाए। हुआ कि नहीं हुआ? तीसरे में हमने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाया और सर्विस सेक्टर को भी खींचना शुरू किया। हमने कहा चलो पढ़ाओ लिखाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, सीए बनाओ, सीएस बनाओ, आगे बढ़ाओ, ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम करना शुरू किया। किया कि नहीं किया? फिर हमने कहा यार इतना सारा हो गया, चलो अब इंफ्रा पे काम करो, सड़कें बनाओ, पोर्ट्स बनाओ, एयरपोर्ट्स बनाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ, ये इस पे काम करना शुरू किया। तो एक अगला एक इकोनॉमी उठाई। फिर हमने कहा यार टूरिज्म को भी बढ़ा दो, बाहर से भी पैसा है हमारे पास। तो धीरे धीरे हम उस लेवल पर आ गए हैं जहां से हम बैलेंस्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अब परसू कर सकते हैं। इसके पहले हम कहां परसू कर पा रहे थे? गरीबी भी थी, बेरोजगारी भी थी, कैपिटल भी नहीं था, रीजनल डेवलपमेंट भी नहीं था, सड़कें भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी। अरे भैया कुछ तो था नहीं हमारे पास। जब हम स्वतंत्र हुए तो हमको क्या दे करके गए अंग्रेज? कुछ नहीं, गरीबी, बेरोजगारी, कम्युनलिज्म, यही सब तो दे के गए थे। अब ऐसी स्थितियों में डेवलपमेंट करने के लिए फिर हमने अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग समय पर उठाना शुरू किया, और धीरे धीरे हम इस स्थिति पे आ गए हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं।